नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश सरकार ने किया किसानों से एक बड़ा धोखा, बोले विजयवर्गीय। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किसानों से किया संवाद। करीब 10 माह में एनडीपीएस एक्ट की 287 कार्रवाई, 395 जने गिरफ्तार। 2 माह चले साहो अभियान के तहत जिले में मादक नशीले पदार्थ व हथियार बरामदगी की 58 कार्रवाई। मतदाता सूचियों को जल्द अपडेट करने के दिए निर्देश। बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन पहुंचे हनुमानगढ़। लाभकारी मूल्य के लिए दिल्ली में होगी किसान गर्जना रैली। भारतीय किसान संघ की बैठक में तैयारियों पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित उत्कृष्ट किसान संवाद में शिरकत की। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली के साथ राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पार्टी कार्यालय पहुंचे और उत्कृष्ट किसान संवाद में हिस्सा लेकर किसानों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, हनुमानगढ़ प्रभारी भगवान सिंह, श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद व पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई सहित पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल, जुगल किशोर गौड़, भारत भूषण शर्मा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। उत्कृष्ट किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया है। यह हमेशा से ही कांग्रेस की नीति और नीयत रही है। वह कहते कुछ है और करते कुछ और है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार की नीयत साफ है। वह जो कहती है वही करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि यह देश की तभी प्रगति करेगा जब इस देश का किसान प्रगति करेगा। सारे देश में होता है, पर इस जिले के अंदर जो मुझे रौनक देखने को मिली, वो विशेषकर किसानों के चेहरे पर, दावे से कहता हूँ देश में किसी क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर ऐसी रौनक और ऐसी ताजगी नहीं है जो इस क्षेत्र के किसान। उसका कारण कि यहाँ के लोग मेहनत कश है, और मेहनत कश तो सभी दूर का किसान होता है, और समय पर पानी, समय पर खाद और समय पर उनके उत्पादन का उनको ठीक कीमत मिल जाए तो उनके चेहरे की हंसी बढ़ जाती है, उनके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। और ये मैंने गंगानगर जिले में देखा है कि यहाँ पर किसान भी जागरूक है, जनप्रतिनिधि भी जागरूक। जनप्रतिनिधि भी मजाल है कि किसान को कोई नुकसान होगा, उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहते। हमारे सांसद जी ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ ही कई बार बोल दिया कि भाई यहाँ पर नदी के अंदर ऑक्सीजन कम है, जरा आप इंडस्ट्री वालों को टाइट करो, उनका गंदा पानी नदी में आ रहा है, नहरों में आ रहा है। ये सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है, और आप सौभाग्यशाली है कि ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके पास। दुर्भाग्य इस बात का जरूर है कि यहाँ पर अभी जो सरकार है, उस सरकार ने जो वादे किए, मुझे तो एक भी वादा कहीं पर पूरा होता दिखाई नहीं दिया। आप किसान भाई, आप लोगों से कहा था कि सारा कर्जा माफ कर देंगे, किसान का कर्जा माफ हुआ क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या कमलनाथ जी भी चतुराई कर रही है, उन्होंने क्या करा कि सबसे एरिया कर्जा माफ करेंगे, हर जिले के 5-5, 10-10 किसानों का एक थोड़ा सा कर्जा माफ कर दिया, 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख। तो कहते मैंने कर्जा माफ की शुरुआत कर दी, 5 साल बाद करूँगा। यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि किसानों को बोला कर्जा माफ,
बेरोजगार नौजवानों को रोजगार होता, क्या नौजवान की किसी को भत्ता वत्ता मिला क्या? मिला किसी को? ये कैसी सरकार है समझ में नहीं आता। किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया वर्तमान प्रदेश की सरकार ने, और ये कांग्रेस की नियत और नीति रही हमेशा, कहते कुछ है और करते कुछ है। मुझे कहते हुए गर्व है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए के उम्मीदवार थे, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना। आपको याद होगा एनडीए ने जब उनको अपना नेता चुना, नेता चुनने के बाद वो जब संसद के अंदर जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने संसद की सीढ़ी को मत्था टेका। याद है कि नहीं आपको? और वहीं पर उन्होंने भाषण दिया कि ये देश जब ही प्रगति कर सकता है जब यहाँ के किसान प्रगति करेंगे। यह देश जब ही विकसित देश बनेगा जब गांव का गरीब की गरीबी दूर होगी। यह देश जब ही प्रगति करेगा जब इस देश की 50% जनता महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। यह देश जब भी प्रगति करेगा जब इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार होगा। -45 डिग्री में पहनने के लिए जूते नहीं है, पिछली सरकार उनको जूते तक नहीं देती, और उसके कारण कई जवान वहीं पर सिर्फ प्रकृति से संघर्ष करते करते अपने प्राणों की आहुति दी। आज सेना के जवान का मनोबल इतना जबरदस्त है कि देश की सबसे बड़ी सेना है चाइना, डोकलाम तक आ गई। पहला उदाहरण है दुनिया के अंदर कि चाइना की सेना आगे बढ़ी हो और वापस उसको पीछे कदम हटाना पड़ा, इसलिए कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और सेना का आत्मबल, मनोबल बहुत बड़ा। सांसद निहालचंद ने कहा कि हम लोग सिंचाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में 3 नहरों, गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल और भाखड़ा नहर का पानी किसानों के खेत में लगता है। इन तीनों नहरों का पानी लगने की वजह से यहाँ के किसानों में खुशहाली आई है। सांसद ने कहा कि अगर भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन करने का काम किया गया है तो वह देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार का है। एक जमाना ऐसा था जब पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन आज वह समय आ गया है जब भारत पुनरु विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मतदाता की ओर से दिए गए वोट की बदौलत ही यह सब हो रहा है। राजस्थान का धान का कटोरा कहलाने वाला हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला आज पूरे प्रदेश में जितना अन्न उत्पादन होता है उतना सिर्फ हमारे जिले में होता है, ये कहते मुझे कोई शंका नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि सिंचाई के क्षेत्र से हम लोग जुड़े हैं। पंजाब के सतलुज से पानी यहाँ पे आता है। राजस्थान की 3 नहर, गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल और भाखड़ा नहर, जिनका पानी किसान के खेत में लगता है, और आज किसान यहाँ का तीनों नहरों के पानी लगने की वजह से यहाँ के किसान में खुशहाली आई है। और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि हम लोगों ने आज यहाँ किसान संवाद रखा है, उत्कृष्ट किसान संवाद, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है। आज आदरणीय महामंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में दौरा करते हैं, आज आपसे बात करने के लिए हैं। मैं इनके बीच में और आपके बीच में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार पूरे विश्व के अंदर आज अगर भारत का नाम रोशन करने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, कहते मुझे कोई शंका नहीं है। एक जमाना ऐसा था कि पूरा विश्व भारत पर तमाशा देखता था, लेकिन आज वो टाइम आ गया है कि भारत वापस विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। जिसकी बदौलत विश्व गुरु बन रहा है वो सर आपके दी हुई वोट की एक ताकत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि हिंदुस्तान के शहीदों के सिर काट के पाकिस्तान ले जाया करता था, फुटबॉल बनाया करता था, लेकिन आज एक तरह से एक ऐसा माहौल है कि हिंदुस्तान का कोई भी जवान अगर धाड़ भी मार दे तो पाकिस्तान का कोई भी जवान इस तरफ सिर करके नहीं सोता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य के रूप में और किसान स्वाद के रूप में आए हुए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि 1990 से पहले किसान पर कांग्रेस सरकार ने अनेक तरह के काले कानून लगा दिए। 1993 में भाजपा की जब पुनरु सरकार बनी तो कांग्रेस की ओर से लागू किए गए काले कानूनों को समाप्त कर
1998 तक किसान हित में भाजपा की सरकार ने काम कर अन्नदाता को राहत थी। उत्कृष्ट किसान संवाद में हिस्सा लेने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने टाउन स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह मेहताब सिंह में माथा टेका, साथ ही मां भद्रकाली में भी धूप लगाई। संवाद में पधारे हो, मैं थोड़ी सी इस जिले की भौगोलिक स्थिति चर्चा करना चाहूंगा कि 1990 से पहले किसान पर कांग्रेस ने अनेक तरह के काले कानून लगा दिए और किसान दर दर ठोकरें खाता रहा। एक बार कांग्रेस आ जाती, कभी वाम विचारधारा के लोग यहाँ स्थापित हो जाते, विधायक बन जाते, चुनाव जीत जाते, लेकिन किसान का उद्धार नहीं हुआ। लेकिन 1992 में विवादित ढांचा गिराने के बाद राजस्थान में सरकार तो थी, माननीय भैरव सिंह जी, सरदेव भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारे इस जिले दोनों गंगानगर हनुमानगढ़ पहले उस समय एक ही जिला था, लेकिन किसान की सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद सरदेव भैरव सिंह जी ने इस दोनों जिलों में प्रवास किए। पहले हमारे पुराने कार्यकर्ता दोनों जिलों में थे, लेकिन भैरव सिंह जी ने कहा कि इस क्षेत्र के किसान का उद्धार कैसे, वाम विचारधारा और कांग्रेस से तो किसान का उद्धार हो नहीं सकता। अब भैरव सिंह जी ने प्रवास किए, अच्छे लोगों को पार्टी में लाए, किसान बंधुओं को पार्टी में लाए, और 93 में जब पुनः सरकार बनी तो बुजुर्ग किसान बैठे हैं, युवा साथी भी बैठे हैं। जो 8 काले कानून कांग्रेस ने रजिस्ट्री पर, जमीन खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा रखी थी, वाटरमेंट का खुशहाली, आपके नहर आ गई, खुशहाली आ गई, आप पर टैक्स लगेगा। फ्रेगमेंट लागू कर दिया कि आप जमीन तो बेच सकते हो, लेकिन 4 बीघे से कम नहीं बेच सकते। पक्के खाले जो वाटर कोर्स के बने, वो बैंकों के माध्यम से किसान के इतना कर्जा चढ़ गया कि उसकी कुर्की होने लगी, जमीन की खातेदारी नहीं। लेकिन 93 से 98 में सभी किसान बंधु बैठे अच्छी तरह जानते हैं कि सारे काम जो किसान के थे वो सरदेव भैरव सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले की 11-11 सीटें भाजपा जीतेगी। विजयवर्गीय के अनुसार दोनों जिलों की जनता में भाजपा के प्रति उत्साह और राज्य सरकार के प्रति गुस्सा है। शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे विजयवर्गीय जिला मुख्यालय पर आयोजित उत्कृष्ट किसान संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। 8 महामंत्री हैं, 8 महामंत्रियों को 3 माह के अंदर 2 या 3 राज्यों में जाना होता है और हम 3-3 दिन वहाँ रहते हैं। संगठन किस प्रकार चल रहा है, संगठन किस प्रकार चलना चाहिए, कुछ अच्छा नया काम करते हैं कार्यकर्ता तो उनसे सीखते भी हैं और कुछ कमी हो तो उन्हें समझाते भी हैं। कुल मिलाकर मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो एक विचारधारा के आधार पर काम करने वाला संगठन है। हम अपनी विचारधारा संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है और इसीलिए पोलिंग बूथ से लेकर और केंद्र का जो हमारा संगठन है उसके बीच में एक तारतम्य हो, इसका उद्देश्य है। पन्ना प्रमुख बनेगा, उसके साथ 4-5 कार्यकर्ता और होंगे। उन्होंने सच बोला है, मंत्री रहते हुए जब वो जनता के बीच में जाते हैं जो फीडबैक मिलता है उससे अंदाज लग जाता है। जैसे मुझे फीडबैक है, मैं दावे से कह रहा हूँ कि गंगानगर हनुमानगढ़ की 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी, क्योंकि यहाँ जनता में उत्साह है। मतलब मैं कल सुबह 7 बजे से अभी तक जितने भी कार्यक्रम मैंने अटेंड किए सब जबरदस्त भीड़ वाले, अपेक्षा से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, अपेक्षा से ज़्यादा वर्ग हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है वो साफ दिखाई देता है और राज्य सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो भी साफ दिखाई देता है। ये हमारे यहाँ तो मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी एकमात्र चेहरा है, उनका विकास वाला चेहरा है, उनका ईमानदार प्रशासन का चेहरा है, उनका एक शक्ति प्रकाशन का चेहरा। एज फैक्टर का कोई है अपने भाजपा में 70 साल की एज तय की थी, एज फैक्टर भी रहेगा? देखिए ये समय के साथ सब निर्णय करती है पार्टी, पर हाँ नए लोगों को
मौका देने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। परिवारवाद को लेके आपका क्या मानना है साहब? गुजरात में जैसे टिकटें नहीं दी है, परिवारवाद के प्रति अभी भी पार्टी सख्त है। परिवारवाद को बिल्कुल देखिए, चुनाव की तैयारी हमारी, पहला चुनाव खत्म होता है और दूसरे दिन से हम दूसरे चुनाव की तैयारी चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो घोषणा पत्र होता है उसको हमें पूरा करना है हमेशा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कितना सख्त मानते हैं? अब वो कांग्रेस को तो जोड़ ले पहले, उनके पदयात्रा के बाद कितने नेता छोड़ के चले गए। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिला पुलिस की ओर से सितंबर व अक्टूबर माह में आदतन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए चलाए गए साहो अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के कुल 58 मुकदमे दर्ज किए गए। इसके अलावा 157 हार्डकोर अपराधियों में से 118 के खिलाफ अलग अलग एक्ट में कार्रवाई की गई। ये जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने दी। एसपी डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से आदतन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए साहो अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में मादक व नशीले पदार्थों तथा हथियारों की बरामदगी के एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत 58 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 157 हार्डकोर अपराधियों में से 118 के खिलाफ अलग अलग एक्ट में कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 10 नवंबर 2022 तक जिले भर के पुलिस थानों में दर्ज हुई एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों की बात की जाए तो कुल 287 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें 395 जनों की गिरफ्तारी हुई। इन कार्रवाइयों में 3672.550 किलोग्राम पोस्त, 5701.05 ग्राम हेरोइन और 1610 अफीम के पौधे, 27 किलोग्राम के करीबन अफीम, 31 किलोग्राम अफीम, गांजा और 3,36,400 नशीली टैबलेट, एक पिस्तौल, 32 कारतूस सहित नकदी की बरामदगी की गई। साथ ही 112 वाहन भी जब्त किए गए। एनडीपीएस एक्ट की सर्वाधिक कार्रवाई हनुमानगढ़ जंक्शन व संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में की गई। इन दोनों पुलिस थानों में इस साल क्रमशः 37 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस साल हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट की 37 प्रकरण दर्ज कर 56 जनों को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना में 30 प्रकरण दर्ज कर 39 जनों को गिरफ्तार किया गया। सदर पुलिस थाना में 17 मुकदमे दर्ज कर 21 जनों को, गुलवाला पुलिस थाना में 17 मुकदमे दर्ज कर 31 और संगरिया पुलिस थाना में 37 मुकदमे दर्ज कर 49 जनों को, टिब्बी पुलिस थाना में 22 मुकदमे दर्ज कर 26 जनों को गिरफ्तार किया गया। एसपी डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि साहो अभियान के बाद साल के अंतिम 2 माह में पेंडेंसी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से एनडीपीएस एक्ट के पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए अभियान शुरू किया गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदतन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए साहो अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत जिले भर में करीब 58 प्रकरण विभिन्न पदार्थों को लेकर के एनडीपीएस के दर्ज हुए हैं और 157 जो हार्डकोर अपराधी हैं उनमें से 118 के खिलाफ अलग अलग हेड्स में कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा अभी चूँकि दिसंबर में क्लोजिंग ईयर होता है, उस हिसाब से अभी पेंडेंसी को लेकर के विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्पेशली एनडीपीएस में 173 के जो पेंडिंग प्रकरण है उनका शीघ्र निस्तारण के लिए अभियान चल रहा है। मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए चल रहे कार्य का जायजा लेने बीकानेर संभागीय आयुक्त तो डॉक्टर नीरज के पवन शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस में कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ सहित अन्य अधिकारियों को चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए उनसे फीडबैक लिया। मतदाता सूचियों को लेकर आयुक्त ने कहा कि इन्हें जल्द से जल्द अपडेट कर लिया जाए। सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने और किसी भी तरह का संशोधन हो उसे गंभीरता पूर्वक संपादित किया जाए। मतदान बूथों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश संभागीय आयुक्त ने दिए। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर साल निर्वाचक नामावलियों का सारांश संशोधन किया जाता है। संभागीय आयुक्त निर्वाचक नामावली के ऑब्जर्वर होते हैं। उन्हें अपने अपने संभाग के जिलों में आकर यह देखना होता है कि सारांश संशोधन कैसा चल रहा है। हर बूथ पर नाम जोड़ना, हटाना, आधार लिंक करना, ये काम सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। उसी सिलसिले में उन्होंने हनुमानगढ़ की विजिट की है। संभागीय आयुक्त ने राज्य के सभी स्कूलों में प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को नो बैग डे दौरान विद्यार्थियों को चेस खेलने का अवसर प्रदान करने की शुरुआत के सवाल के जवाब में बताया कि 19 नवंबर से प्रदेश की सभी स्कूलों में एक साथ ये कार्यक्रम आरंभ होगा। उन्होंने बताया कि पूरे देश में राजस्थान एकमात्र पहला ऐसा राज्य है जहां महीने के तीसरे शनिवार को शतरंज प्रतियोगिता करवाने के लिए सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है। पूरे राज्य के करीबन 65,000 विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1 करोड़ बच्चों को शतरंज खेलना सिखाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रदेश की सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जा रहा है। अब सरकार की ओर से नई पहल करती हुई प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को नो बैग डे मनाने के साथ साथ बच्चों को शतरंज सिखाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बच्चों के मानसिक विकास को बल मिलेगा। चेस इन स्कूल प्रारंभ होने से बच्चों में एकाग्रता, याददाश्त, अनुशासन, आत्मचिंतन बढ़ाने का मौका मिलेगा। इन स्कूलों में खेलों में चैंपियन निकलेंगे और दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। शतरंज से जिंदगी को समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग भी साथ रहे। इसके बाद संभागीय आयुक्त नोहर भाद्रा के लिए रवाना हो गए। वहां भी उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अच्छा, एईआरओ पर पूरे हैं जी सर, 3 एईआरओ अपने पास भरे हुए 266 बीएलओ में 26 सब भरे। 266 में से टीचर्स कितने हैं? 138 डायरेक्ट तो अपने किसी को लगा रखा हुआ। इनकी बीएलओ की ट्रेनिंग वगैरह हो गई है? बिल्कुल हो गई सर, सुपरवाइजर्स को दे दिए, सुपरवाइजर्स भी। वेरी गुड। वैसे पुराने बीएलओ होंगे, अब तो किया हुआ होगा काम। सब पता है, ये 6 से जोड़ना है, 6 7 8 6 भी आधार वाला नया आ गया है। 98% करती है सर उसमें। 98। वेरी गुड। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर साल समरी रिवीजन किया जाता है इलेक्टोरल रोल का। तो जो डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं वो इलेक्टोरल रोल के ऑब्जर्वर्स होते हैं, तो उनको अलग अलग अपने संभाग के ज़िलों में जा कर के समरी रिवीजन कैसा चल रहा है, हर बूथ पर फॉर्म से जो नाम जोड़ना, घटाना, हटाना, आधार लिंक करना, ये सारे काम ठीक चल रहे नहीं चल रहे हैं, उनके सुपरविजन के लिए आना होता है। तो उसी सिलसिले में हनुमानगढ़ की आज की विजिट है। पूरे राज्य में, पूरे देश का ये पहला राज्य है जिसमें महीने के तृतीय शनिवार को नो बैग डे तो हर शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन तृतीय शनिवार को चेस के लिए, शतरंज के लिए सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है। पूरे राज्य के जो 60-65 हज़ार स्कूल हैं, हर स्कूल में महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के साथ साथ चेस को सिखाया जाएगा। तो हमारे बच्चे, जो 1 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उनको अगर शतरंज सिखाया जाएगा तो बहुत। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक शुक्रवार को जंक्शन में जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह सुड्डा की अध्यक्षता में हुई। इसमें किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली में 19 दिसंबर को प्रस्तावित किसान गर्जना रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। संघ के तहसील अध्यक्षों को किसान गर्जना रैली में अपनी अपनी तहसीलों से अधिक संख्या में किसानों को ले जाने का लक्ष्य दिया गया। देखो, भारतीय किसान संघ का एक लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेके दिल्ली में एक बड़ी किसान गर्जना रैली होने वाली है 19 दिसंबर को। तो 19 दिसंबर को रामलीला मैदान में पूरे देश से 5 लाख लोगों की संख्या के साथ गर्जना रैली भारतीय किसान संघ करेगा लाभकारी मूल्य को लेने के। अब समर्थन मूल्य पे सरकार समर्थन मूल्य घोषित करके फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, पर उस पर खरीद भी नहीं हो पाती और किसान को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो भारतीय किसान संघ समर्थन मूल्य से भी हटके लाभकारी मूल्य की बात करता है। अब जो सरकार दे रही है, सरकार ने एक फार्मूला बना रखा है समर्थन मूल्य देने का, A2, FL और C2। तो अब सरकार A2 प्लस FL का जो फार्मूला है उसी के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित करती है। उस पर 50% लाभ दे के मूल्य घोषित करती है, जबकि भारतीय किसान संघ C2 पे अगर उसको फार्मूले को अगर डिवाइड करें ना, तो वो 7-8%, 10%, 20% ही उन समर्थन मूल्य पे वो मिल पाता है किसान को। संघ की मासिक बैठक हो रही है, हमेशा ही ये हर महीने की 11 तारीख को बैठक होती है। आज की बैठक का जो मुख्य एजेंडा वो हमारे महामंत्री जी ने बता दिया। इसमें 2 मांगे उन्होंने और छोड़ दी। एक तो जो कृषि आदानों पर GST लगता है, वो मांग हम लोग कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार उसको उठाए, और एक जो किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये मिलते हैं वो थोड़ी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए 3 मांगे जो दिल्ली में जो किसान गर्जना रैली हो रही है उसके बारे में 3 मांगे। और आज हम यहाँ जो तैयारी बैठक कर रहे हैं, कौन सी तहसील से कितने कार्यकर्ता जाएंगे, ये सभी तहसीलों को हमने
लक्ष्य बांट के दिए कि रावसर से इतने जाएंगे, टिब्बी से इतने जाएंगे। ये आज की जो बैठक का मुख्य एजेंडा। और आज इसके बाद में हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। हर बार आप पत्रकारों को बताते हैं कि आप पत्रकार लोगों से भी अनुरोध करूँगी वो मामला उठाइए। काटवाड़ा जो नरमे काटवाड़ा मामला है, पीलीभंगा तहसील में नरमे का काट नहीं कट रहा है, बाकी पूरे जिले की जो धान मंडियाँ सभी में काट कट रहा है। तो आज जिला कलेक्टर महोदय जो नए आए हैं उनसे भी मिलेंगे। आवश्यक पुस्तकें नहीं मिलने, पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था के साथ खेल मैदान में सुधार करने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी के बैनर तले छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को टाउन के एनएमपीजी कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एसएफआई के जिला महासचिव यशी लाना ने कहा कि सेशन जाने को है, लेकिन अभी भी छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तकें महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। इससे उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में जो छात्र छात्राओं के पुस्तकालय में बैठने और पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं मिलने की समस्या आ रही है, जिसको लेकर लगातार एसएफआई संघर्षरत थी और पहले धरना भी लगाया था, जिसमें ये सहमति हुई थी जो कमेटी के साथ कि पुस्तकालय खरीदने का काम जो पुस्तकालय में है, पुस्तकें खरीदने का काम शुरू कर दिया गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन उस बात को आज 1 महीना हो गया है। ये कॉलेज के प्रशासन कमेटी द्वारा ढील बढ़ती जा रही है, जबकि विद्यार्थियों का सेशन पूरा होता जा रहा है। विद्यार्थी को बुक्स अभी नहीं मिली है और उसके साथ साथ जो खेल ग्राउंडों की व्यवस्था है वो बराबर होती जा रही है। यहाँ ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। टूर्नामेंट हुए बहुत विद्यार्थियों के, लेकिन खेलने की और ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आज एसएफआई ने ज्ञापन दिया है छात्र संघ को साथ लेकर, और अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो 2-4 दिनों में, अगले आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार टाउन से जांगीर धर्मशाला में हेल्थ और वेलनेस सेंटर व सब सेंटर का कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को आवासीय ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल 40 प्रतिभागी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएचओ ट्रेनर बलवीर सिंह भामू ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर 15 प्रकार के पैकेज लागू किए गए हैं। इन सुविधाओं के बारे में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जानकारी दी गई। उन्हें ओपीडी में फील्ड से किस प्रकार सेवाएं देनी है, इस बारे में बताया गया। सर्विस कंटिन्यू केयर के बारे में हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। कंटिन्यू केयर के बारे में पहले स्लाइड आ चुकी है। इसके बाद में सर्विस पैकेजेस जो है उसमें देखिए आप सर्विस, ठीक है, ये सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। तो ये टोटल मिलाकर के 12 सर्विसेज हैं, ये आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो प्रत्येक सर्विसेज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर जैसे भी पहली सर्विसेज जो दिया है इसके अंदर केयर इन द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, तो ये फर्स्ट सर्विस है जिसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान हमें उसकी देखभाल करनी है और जो बच्चा जन्मता है उसकी जन्म के समय में किस प्रकार से देखभाल हमें करनी है, इस सर्विस पैकेज के अंतर्गत आता है। इसी एमसीएच के अंदर दूसरी सर्विसेज है नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज। नियोनेटल जो 0 से 28 दिन का होता है और इन्फेंट होता है 28 से लेकर के 1 साल का बच्चा। इन दोनों की सर्विसेज इसके अंदर 2 नंबर में एडेड की गई है। ये सर्विस भी इसी के अंदर आती है। यहाँ जांगीर धर्मशाला के अंदर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और जयपुर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आदेशानुसार 40 प्रतिभागी जिनका आवासीय ट्रेनिंग है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार ये जो पद है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का पद है, जो सब सेंटर्स पर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ये कार्यरत हैं। इनकी ये 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू है, जिसके अंदर 15 प्रकार के पैकेज
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गवर्नमेंट ने लागू किए हैं वो सभी सुविधाएं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके अलावा उनके किस प्रकार से इंसेंटिव उनको दिया जा रहा है और किस प्रकार से वहाँ पे उनको सेवाएं देनी हैं ओपीडी के अंदर या फील्ड के अंदर, ये सभी सेवाएं, और इसके साथ साथ में वहाँ पे हेल्थ टीम किस प्रकार से उन्हें संगठन करके उनको सेवाएं विस्तार से प्रदान करनी है, इस प्रकार की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 7 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है और 21 तारीख तक इसका समयावधि है। श्री श्याम प्रभु खाटूवाले का 17वां वार्षिकोत्सव 17 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाएगा। जय श्री श्याम परिवार कला मंडल की ओर से आयोजित किए जाने वाले वार्षिकोत्सव के तहत नानी बाई का मायरा, श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का कार्यक्रम होगा। वार्षिकोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को टाउन में पुरानी नगर पालिका स्थित श्री हनुमान मंदिर में प्रचार रथ रवाना किया गया। प्रचार रथ को पार्षद अर्चित अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाई। हनुमान मंदिर से श्री श्याम बाबा की पूजा अर्चना कर रथ को जयकारों के साथ रवाना किया गया। आप सभी प्रेमियों को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हमेशा की तरह इस बार भी जय श्री श्याम परिवार कला मंडल हनुमानगढ़ टाउन ने अपना 17वां वार्षिक उत्सव का आयोजन किया है, जो कि 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हनुमानगढ़ की इस पावन धरा पे होगा। 17 तारीख को लक्ष्मी नारायण मंदिर से चौथीना कुआ श्याम मंदिर तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और 18 तारीख को बाबा का विशाल जागरण जो कि रॉयल पैराडाइज में होगा और 19 तारीख को नानी बाई का मायरा जो कि हमारे राजस्थान में इस मायरे का बहुत महत्व माना जाता है। संदीप जी सुल्तानिया कोलकाता से पधार रहे हैं नानी बाई के मायरे के लिए। और 20 तारीख को है अखंड ज्योत है बाबा का अखंड ज्योति पाठ 20 नवंबर को होने जा रहा है प्रेमियों, जो कि रॉयल पैराडाइज में होगा। सुबह 10:15 से लेकर बाबा की इच्छा तक होगा। आप सभी धर्म प्रेमियों से हम ये गुजारिश करते हैं, ये पूरा श्याम परिवार गुजारिश करता है कि आप इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेवें। स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन करने की मांग को लेकर युवा स्वर्णकार संस्था सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। संस्था के जिलाध्यक्ष प्रशांत सोनी ने कहा कि राजस्थान की स्वर्ण कला भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बेजोड़ है। हाथ कामगारों की श्रेणी में मेहनतकश मजदूरों का एक बड़ा वर्ग है, मगर राजस्थान के स्वर्णकारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उपयुक्त स्थान राजस्थान की सरकारों ने अतीत में नहीं दिया है। आज युवा स्वर्णकार संस्था हनुमानगढ़ की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर हमने स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करने की मांग उठाई है। आज स्वर्णकार का जो काम है वो पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी कारीगरी के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन लगभग हर जो भी हैं समाज उनके बोर्ड का गठन हो गया, लेकिन स्वर्णकारों का कोई भी बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। आए दिन लूटपाट जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तो इस हेतु में हमने कहा है कि जितने भी दुकानदार हैं उन्हें आराम से लाइसेंस दिए जाएं और स्वर्णकारों को उनके कार्य के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाए। आज इन सभी मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।